बात और सत श्री अकाल। तुसी सब की गल है? तुसी सब ठीक हो ना? तो आज के हमारे इस चैनल में सुस्वागतम। हम लोग जिस चैनल पे हैं वो चैनल में आप लोग को दो दुनिया में ले जाते हैं अभी तक का। वो दुनिया पहला नंबर एक है साइंस यानी कि विज्ञान की दुनिया, जिसमें रस भरा जाता है, ठीक, उस रस की प्राप्ति के लिए जाते हैं। ये दूसरी दुनिया मैथमेटिक्स, जो कि इसमें हम लोग युद्ध करने के लिए उतरते हैं, इसमें हम लोग किसी समस्या को हल करने के लिए उतरते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में वेलकम वेलकम वेलकम। हम लोग की इस वीडियो या फिर इस पाठ में अभी तक स्टडी ये करते आ रहे थे कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जाने थे, जिसमें इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज किए थे। उस एक्सरसाइज का नाम था 3.1, ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 3.1 इस आर्टिकल में अभी तक का। तो इस आर्टिकल में बहुत कुछ जानने के लिए मिला। युग्म क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, दो चर के बारे में क्यों जानना है, ग्राफीय विधि यानी कि अभी ग्राफ पे इसको दर्शाना जाने, ये जो हम लोग का ये जो एक्सरसाइज था, इस एक्सरसाइज का ग्राफीय निरूपण किया, ठीक है। आज के हमारे इस पाठ में हम लोग ये करेंगे जिसका नाम होने वाला है ये रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफ विधि से अब उसको हल करना है, ठीक है। ग्राफ देखिए, ग्राफ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये दो समीकरण है तो इसका दो समीकरण का हल ये वाले कोऑर्डिनेट यानी कि ये निर्देशांक है, ठीक है। तो इस चीज को बिना लेट किए हुए आज की इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ चुके हैं हमारे ये मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड में अभी कुछ बातें को जानना है। उस पहले बात को जाने, उसके बाद यहाँ पे उतरे युद्ध करने के लिए। बिना बात को, बिना समुद्र की गहराई को नापे हुए समुद्र में उतरना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। इसीलिए पहले समुद्र की गहराई को पहचानें, क्योंकि समुद्र के बाहर खड़े होकर आप पार नहीं कर सकते हैं उस समुद्र को, उसमें उतरना पड़ता है। उसमें उतरने के बाद ही उस समुद्र को पार कर सकते हैं, बिना उतरे नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को, इस आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं। इस आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहता है, जिस अनुच्छेद को 3.3 होने वाला है, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा रैखिक समीकरण, यानी कि एक इक्वेशन होगा यानी कि समीकरण, उस समीकरण का आपका रैखिक होने वाला है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री पावर 1 होता है। हाईएस्ट डिग्री पावर कहने का मतलब सबसे ज्यादा चर का घात जो होगा उसमें 1 होने वाला है, जिसमें उसका युग्म मिलेगा यानी कि जोड़ा मिलेगा। उसका ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफ से उसको हल करना है। इसी चीज को सीबीएसई वाले लोग बड़े अच्छे नाम बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको देखने से पहले आप यहाँ पे जरा ध्यान दें, इसमें कुछ बात कहा गया है, ठीक है। इसमें कुछ बात कहा गया है जिसको पढ़ना उचित समझे या अनुचित समझे वो आप पे निर्भर करता है। इस बात में एक चीज बोला गया है कि आप लोगों को अगर ये दिखाया जाए, ये दिखाया जाए, इसके पहले भी बात हो चुका है, ठीक है। इस आर्टिकल के पहले इसी चीज की बात हुआ था। अगर ये दिखाया जाए, ये 3 आकृति आपके पास है, तो ये 3 आकृति से आप पता कर सकते हैं कि इस हमारे आकृति में इसके क्या सॉल्यूशन होने वाले, इसके क्या सॉल्यूशन होने वाले, इसके क्या सॉल्यूशन होने वाले हैं। क्योंकि ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया है जो आप लोग 3.1 बना रहे थे। उसी में कहीं देखने के लिए मिला कि ऐसा बना, कभी ऐसा बना तो कभी ऐसा बनता है, ठीक, उसकी बात की बात है। तो मेरे पास एक उदाहरण है, मेरे पास एक उदाहरण है। आप उदाहरण नंबर 1 देखिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 में स्थिति में ज्ञात कीजिए कि अखिला ने कितनी बार चरखी पर सवारी की और कितनी बार खुपला खेल खेला।
ये शुरुआती वाला आपको याद है, एक लड़की थी, वो लड़की को मेला घूमने का शौक नहीं था, मतलब घूमने गई जहाँ पे चरखा घूमी थी और हुपला एक गेम खेली थी। तो इस उदाहरण नंबर एक में इसका हम लोगों के पास ये दो इक्वेशन बने थे, एक ये x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक ये 3x प्लस का 4y इक्वल टू 20। ठीक है, ये दो इक्वेशन बना था। इस इक्वेशन को आप लोग जब इसको अगर ग्राफ पर देखेंगे तो इसका कुछ ये आया था। यही उदाहरण नंबर एक, ये उदाहरण नंबर एक है। ठीक है, ये इसका इक्वेशन था, बिल्कुल इक्वेशन था। तो ये इक्वेशन को ग्राफ पर ले गए थे, तो ग्राफ पर ले जाने पर इसका कुछ इस प्रकार का ये बना था निरूपित। ये देखिए कुछ इस प्रकार इसका ये बना था, याद है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जब इस प्रकार का जब बना था तो ये आपस में एक जगह पे, इस जगह पे ये एक पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद किया। ठीक है, इस प्रतिच्छेद का ये वाला जो बिंदु है, ये दोनों, ये जो 4,2 जो आपको मिला है, ये इस समीकरण को भी संतुष्ट करता होगा और इस समीकरण को भी संतुष्ट करता होगा। ये क्या है, 4,2, ये पॉइंट Q, ये जो पॉइंट Q है, बिंदु Q है, इसका निर्देशांक 4,2 है। ठीक है, क्या संतुष्ट करता है क्या, यहाँ पे एक बार रख के देख लेते हैं। x माइनस का 2y इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है, रख लीजिए। x के जगह पे 4 माइनस 2 गुने y के जगह पे 2 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 दूना 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या इसको संतुष्ट किया, बिल्कुल किया। अच्छा, इसको देखिए, 3x दूसरा इक्वेशन है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 20। ठीक है, इस समीकरण को देखेंगे, इस समीकरण को अगर यहाँ पर x के जगह पे ये निर्देशांक रखा गया 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 2, तो क्या 20 आता है, देख लेते हैं। 4 12 प्लस 4 दूना 8, 12 8 कितना 20, बिल्कुल। इसको भी संतुष्ट किया, इसको भी संतुष्ट किया। कौन सी वाली संतुष्ट किया, संतुष्टि भी बहुत प्रकार का होता है। ये कौन सी संतुष्टि है, ये संतुष्टि हल करने वाला संतुष्टि है। इस दोनों, ये दोनों इक्वेशन जो है, दोनों समीकरण का एक हम मेरे पास सॉल्यूशन मिला, एक हल मिला। अब वो हल हम लोग को ग्राफ से मिल गया, ग्राफ से पता किए तो इसमें एक चीज पता चलता है कि, एक चीज ये पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन के लिए ओनली फॉर एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसको कहते हैं एक हल है। इसका कितना हल है, एक हल है, इससे ज्यादा हल नहीं है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 1 में बात किया गया। एक और उदाहरण है इसमें दिया हुआ, देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बात कहा गया, देख लेंगे। यहाँ पे दोनों रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु मिला था, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु उसमें मिला। तो उस ग्राफ को देखने के बाद कहें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों समीकरण के लिए सिर्फ एक हल है, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल है। ठीक है, वो कौन सी वाली में मिला, तो वो मिला मेरे इस वाले में, ऐसे वाले ग्राफ में, जहां पे एक बिंदु मिलता है, प्रतिच्छेद जहां करता है। ओके, कोई दिक्कत वाला नहीं। अब उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इस उदाहरण नंबर 2 में एक स्थिति बताया गया था कि आप प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। मूल्य ज्ञात करने वाला था, उसको भी दिखाते हैं। इसको इरेज करते हैं। उदाहरण नंबर 2 था, ये रहा आपका उदाहरण नंबर 2 में। एक स्टेशनरी वाली, मतलब एक पेंसिल और रबर के बारे में कुछ दिया था, जिसका ये दो इक्वेशन बना था, ये दो इक्वेशन बना था। ठीक है, ये कौन सा उदाहरण नंबर था, उदाहरण 2 वाला था। ठीक है, जिसका इक्वेशन था क्या, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9। दूसरा था क्या, दूसरा था 4x प्लस का 6y इक्वल टू 18, ये दूसरा था। ठीक है, इस इक्वेशन में x और y कॉमा निर्देशांक निकाला गया। ठीक है, जिसका सारणी ये बना, ये और ये बना था, बन के तैयार हुआ था। इस निर्देशांक को देखते हुए हम लोग ग्राफ बनाए थे, ये वाला। ठीक, ये अलग ग्राफ बनाए। ये अलग जब ग्राफ बनाते हैं तो इसमें क्या पता चला, देखिए,
जीरो रखने पर 3 आया, इतना रखने पर ये आया, ठीक है, जीरो रखने पर 3 आया, इतना रखने पर 1 आया, बिल्कुल। अब इसको जब यहाँ पर निरूपित किया गया तो देखिए क्या समझ में आता है, इसमें तो एक ही रेखा है, एक ही लाइन गया हुआ है, जबकि ऐसा बात नहीं, एक लाइन नहीं है, इसमें 2 लाइन है। एक इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन के लिए भी यही लाइन है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9, यही लाइन हुआ, ठीक। 4x प्लस का 6y इक्वल टू 18, इसके लिए भी यही लाइन हुआ। थोड़ा और जूम कर दें, लीजिए, कर दिए, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आप देखिए इस पे एक दूसरे को क्या कर लिया, एक दूसरे पर ये संपाति हो गया, संपाति, यानी कि एक ही पर एक आ गया लाइन, एक पर ही एक आ गया, चढ़ गया, एक ही पर एक चढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों इक्वेशन के लिए, इस दोनों समीकरण के लिए यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका एक हल है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो भी इसका एक हल होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक पॉइंट मिलेगा वो भी इसका क्या होगा, एक हल होगा। ग्राफ देखते हुए पता चल जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ये पॉइंट कुछ भी हो, नहीं पता अभी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट को यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर रखेंगे तो वो भी इसका क्या होगा, एक हल होगा। बात समझ रहे हैं सब? बिल्कुल होना ही है। उसके बाद अगर और चीज देखें, यहाँ पर देखें तो वो भी इसका हल है, यहाँ देखें तो वो भी इसका हल है, यहाँ देखें तो वो भी इसका हल है। यानी कि इससे बात पता चला इसमें एक सोल्यूशन नहीं है, इसके पहले वाले में एक ही सोल्यूशन था। अच्छा, उसके पहले वाला जो एक सोल्यूशन था उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बने तो वहां से देख के बता देंगे कि 1 सोल्यूशन। उसका ग्राफ ये बने तो यहाँ पर तो एक सोल्यूशन नहीं आ रहा है, बहुत सोल्यूशन आ रहा है, अनेकों सोल्यूशन आ रहा है। क्या संतुष्ट कर पा रहा है? एक आध का उदाहरण देख लीजिए। 3.1 है निर्देशांक, इसको रख लेते हैं। इस बिंदु को माने क्यू, जो कि 3,1 है, सिर्फ 2 करके बताएंगे, ज्यादा नहीं, ठीक। एक्स और वाई की जगह पे रख देते हैं तो 3, गलती हो गया, 2 गुने एक्स की जगह पे 3 रखे प्लस 3 गुने वाई की जगह पे 1 रखे, क्या 9 आ रहा है? 3 गुना 6 प्लस 3 1 3, क्या 9 आया? बिल्कुल आया। यानी कि ये निर्देशांक इसको संतुष्ट कर रहा, क्या यही इसको संतुष्ट कर रहा है? देखते हैं। 4 गुने 3 प्लस 6 गुने 1 इक्वल टू 18, 4 3 12 प्लस 6 1 कम 6, क्या 18 आया? बिल्कुल आया। यानी कि इसको भी संतुष्ट किया। कौन वाली पॉइंट? जो इसी पर दोनों का समीकरण का रेखा यहाँ पे ढक लिया है। एक इसका ना देखें, अब ये भी एक बार रख के देख लेते हैं, क्या इसको संतुष्ट कर रहा है? उस बिंदु को P मान लेते हैं, 0, कितना है? 3 है। चलिए ठीक है, रखते हैं। 2,0 प्लस 3,3 इक्वल टू 9 आ रहा है। ये तो 0 हो गया और 3 3 9 हो गया, 9 बिल्कुल आया। नीचे आके देख लेते हैं। 4 गुने 0 प्लस 6,3, क्या 18 आ रहा है? ये 0 तो 0 हो गया, 6 3 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि एक बात पता चला इसमें, किसको? हमें सबको नहीं, जो इसको बनाने वाले हैं, जो इसको खोजने वाले हैं, जो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, PhD लेवल के लोग, वो डॉक्टर सब, एक मैथ के डॉक्टर होते हैं PhD वाले सब, तो वो सब ये बता रहे हैं। तो इसमें तो बहुत सारे सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन, अनेकों हल है इसमें, एक हल नहीं, अनेकों हल है। माय गॉड, कहाँ गया? इसीलिए यहाँ पर ये पढ़िए, ये वाला लाइन पढ़िए, अपरिमित रूप से अनेक हल है इसमें। कितना हल है? अनेक, जिसको कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, इंग्लिश में मैनी सॉल्यूशन और हिंदी में अनेक हल। अनेक हल क्या है? अनेक हल है इसमें। तो ये उदाहरण नंबर दूसरा था, ठीक। एक और इसमें उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 3। इस उदाहरण नंबर 3 में एक रेल की पटरियां किसी स्थान पर मिल सकती है, ये आपसे पूछा है। आप बहुत दिमाग पर डाल वाले हैं, इसीलिए आपसे पूछा है। बताइए, रेल की जो 2 पटरी होती है, वो रेल की 2 पटरी कहीं आपस में मिलेगी? मिलन होगा कहीं? वो रेल 2 पटरी का जो बिछड़े लोग हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है कहीं मिलन होगा। आपको तो आपको ख्याल से लगता होगा कहीं होगा, शायद इन्फिनिटी पर। फिजिक्स नहीं है कि आप मान लीजिए कि ये आपका इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। फिजिक्स नहीं है, ये मैथ है, मैथमेटिक्स है।
ये मैथ पे चलता है भैया, और कुछ चीज़ पे नहीं चलता है, मैथ पे चलता है। खैर उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है इसका उत्तर आप लोग जानते हैं कि आपस में नहीं मिलता है। तो ठीक, आपने जो सही सोचे हैं उस सही सोच का विचार आपका एक हल देता है, एक चीज बताएगा इसमें। आकृति 3.4, आकृति 3.4 में जाइए। चलिए ठीक है, आते हैं। यही है क्या 3.4? हाँ, पहले देख लीजिए। देखिए, ये उदाहरण नंबर 3 था जिसमें रेल की प्रक्रिया के बारे में बात किया था। उस रेल की प्रक्रिया में दो इक्वेशन बना था, x + 2y - 4 ये और एक ये। इसको लिख लेते हैं, इसको मिटाएं। उदाहरण नंबर कितना है? 3 है। ठीक है, दो इक्वेशन है, x + 2y - 4 = 0। ठीक, एक है 2x + 4y - 12 = 0। 2x + 4y - 12 = 0। इसमें भी क्या किया था? इसमें किया गया था कि इस समीकरण का निकाला गया निर्देशांक x और y, इसका भी x और y निकालने के बाद इस पे क्या किया गया? निरूपित किया गया ग्राफ पर। तो इसका कुछ ग्राफ ये बन गया है। बाप रे बाप, देख के आप लोग हैरान हुए थे। ये विचार उस समय नहीं प्रकट किए थे जिस समय बनाए थे, क्योंकि उस समय दिमाग कम था। तो दिमाग कम होने के कारण क्या हुआ कि उस समय हम लोग नहीं दिमाग लगा पाए कि अच्छा अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसका भी एक अलग मीनिंग है, जो कि अलग आर्टिकल में बताए हुए है। इस आर्टिकल में सिर्फ क्या करवा रहा है? इस आर्टिकल में सिर्फ बनवा दे रहा है। कैसे बनवा दे रहा है? तो कभी ऐसे बन रहा है ग्राफ, तो कभी ऐसे बन रहा है ग्राफ, तो कभी ऐसे ही बन जा रहा है, एक के ऊपर एक आ जा रहा है। हद है भाई। तो उसी समय बता देना चाहिए था, उसी समय बता देना चाहिए था। कैसे बता दे? एक थाली में अगर अनेकों प्रकार के आइटम आपके पास दे दिया जाए तो आप हर प्रकार के आइटम नहीं खा पाइएगा। उस आइटम में आप ज्यादा से ज्यादा अगर 10 आइटम की वैरायटी आप खाने में रखेंगे, शादी में गए किसी के अपने दोस्त में, तो नहीं खा पाएंगे। उस आइटम में से आप कितना खा पाइएगा? बस 4 आइटम। उसके बाद आप तो खाना इसी बिक देंगे। इसीलिए आइटम उतना ही लीजिए जितना आप पे क्षमता हो खाने का। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी उतना ही बताएगा जितना अभी आपको शुरुआत में जरूरत है। फिर बाद में आइए, फिर बाद में आपको और बताएगा आर्टिकल बाय आर्टिकल, ताकि डीपली नॉलेज हो, समझ में भी आए कि इसमें अच्छा ये बताए, उसके बाद इसमें कि ये भी बात छिपा हुआ है। बातें बाद में, पहले राइट। इसको ऊपर लिख दिया, नहीं गलती हुई है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 2x का 4y और -12 = 0। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा दिया। खैर कोई वाली बात नहीं है। तो इसका जो दो ग्राफ बना था वो दो ग्राफ ये और ये बन गया। ठीक है, एक चीज इसमें एक बात देखेंगे, इस इक्वेशन में -4 इधर लिया हुआ, ये पहले इधर था, जिसको उठाकर इधर लिया हुआ, तो इसको क्या करते हैं? उधर भेज देते हैं। तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी -12 है तो उधर जाके +12 बॉर्डर पार जाके। ठीक है, ये इक्वेशन को पहला नाम दिए और ये इक्वेशन को दूसरा नाम दे दिए। ओके, अब देखिए इसमें कहीं भी इस दोनों का एक सॉल्यूशन नजर आएगा? इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक ये है, अलग अलग। इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग। दिक्कत है। किस बात का दिक्कत है? क्योंकि इसमें आपको हल मिल ही नहीं रहा है। ग्राफ को देखने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपस में समांतर है। तो आप इसको कितना आगे बढ़ा दीजिए, आपस में नहीं मिलने वाला है। इधर बढ़ा दीजिए तो आपको आपस में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि समांतर है। और समांतर रेखा कभी भी आपस में नहीं मिलता है। पता होगा आप लोग को, पहले क्लास में 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता है तो ये वाली जो आपका जो भी निर्देशांक है, इस निर्देशांक को यहाँ पे लिखते हैं Q। निर्देशांक है जिसका है 6,0। इस निर्देशांक को यहाँ पे रखिए और यहाँ पे रखिए। संतुष्ट नहीं करेगा, है ये नहीं उसके पास वो क्षमता संतुष्ट कर दे। पहले देख तो लेते हैं, पहले आइए देखते हैं। 6 x की जगह पे 6 + 2 × y की जगह पे 0 = 4। क्या 4 आ रहा है? तो 6 और +2 को 0 से किए तो 0 = देखिए संतुष्ट किया। 6 + 2 × 0। ठीक है, तो 6 में ये जोड़ेंगे तो आएगा आपका 6, इधर कितना 4 है। संतुष्ट तो नहीं कर पा रहा है।
नहीं करता है। नीचे में एक बार रख के देख लेते हैं। तो 2 गुने 6 x के जगह पे 6 प्लस 4 गुने y के जगह पे आपका 0 आई इक्वल टू 12, 6 गुना 12 प्लस इसको क्या करेंगे तो 0, क्या 12 आ रहा है तो 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है। इसको संतुष्ट कर दिया, देखिए इसको संतुष्ट कर दिया क्योंकि ये वाला जो निर्देशांक है वो इसका है ना कि इसका था। तो यहाँ पर एक बात समझ में आया आपका, वो ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों का इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब, जब आपको ऐसे दिखे, कैसे दिखे, समांतर दिखे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हइये नहीं है, हइये नहीं है। इसको शुद्ध हिंदी में भी कुछ कहते होंगे, देख लेते क्या कहता है। हल नहीं है, समीकरणों का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, इसका हल नहीं है, हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्या कर दिए, नो सॉल्यूशन कह दिए। समझे, समझे मुंडिया, मुंडिया तुसी समझदा जी कि नहीं? नहीं समझदा तो मैनू कमेंट कर देना। तुहाडो के लिए यहाँ पे रहना। खैर मुंडिया एंड कुड़ी, थोड़ी और बात बच गया है, उसको थोड़ा खत्म कर लेते हैं। तो ये बात कुछ ये इसमें बताया गया है, समझाया गया है, आपको समझ में आना चाहिए। आपके पास 3 तरह के नजर आए। क्या तरह के आए? 3 तरह के नजर आए हैं। अच्छा, 3 तरह के नजर आ गए। देखिए, पहला आपको ऐसे नजर आया, ठीक है। दूसरा आपको एक के ऊपर एक इस तरीके के नजर आए, ठीक है। क्या चीज, क्या नजर आया? आपका निरूपित, ग्राफी निरूपित नजर आया था, जो आप इसके 3.1 एक्सरसाइज में बनाए या फिर उदाहरण में बनाए उसमें। और थर्ड में आपको कुछ इस प्रकार का नजर आया, ठीक है, ग्राफी निरूपित। तो इस 3 चीज को, 3 आकृति नहीं मतलब 3 रेखा को ध्यान से देख ले। आंख में फोटो खींच ले, इससे फोटो खींच लीजिए इससे। अभी नहीं, अभी इसको कुछ बताया जाएगा तब। इस 3 इक्वेशन में आपको एक चीज बताया गया है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है। रैखिक समीकरण का असंगत, जिसको इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाता है, असंगत इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। किसका? जिसका कोई हल नहीं होता है। तो इस तीनों में से किसका हल नहीं निकला था? तो इस तीनों में से इसका हल नहीं निकला था, ठीक है, जिसका नो सॉल्यूशन कह रहे थे, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, असॉल्यूशन, जिसका भी है वो सब बात नहीं करना है। इसका कुछ अलग विशेष प्रकार के नाम दिया गया है, वो लिखिए। क्या नाम दिया गया था? असंगत, असंगत। इंग्लिश में क्या नाम दिया है? इनकॉन्सिस्टेंस, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। इसका भी कुछ नाम दिया गया है, आगे देखेंगे। जिसका कोई हल नहीं, सीधा सीधी बात देखिए ना, सीधा मोटी बात रखिए। जिसका कोई हल नहीं, असंगत हल, इंग्लिश में इनकॉन्सिस्टेंट। इसका आ जाइए, इसका बताया है, देख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरण का संगत यानी कि कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंस, जिसको संगत कहते हैं, वो ये वाली है जिसका बहुत हल निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? संगत। इसको क्या बोला गया? कंसिस्टेंट, ओके, जिसका हल निकलता है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई हल नहीं निकलता है, इसमें हल निकलता है। आगे, तुलना में रैखिक समीकरण के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। इस युग्म को 2 चरों के रैखिक समीकरण का आश्रित यानी कि डिपेंडेंट युग्म कहते हैं।
इसके जो दो इक्वेशन निकलते हैं, दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, हे भगवान, हिंदी में पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दो दोनों समीकरण को आश्रित कहते हैं, आश्रित युग्म कहेंगे। इसमें सही में लिख देते हैं इसे बढ़िया। समीकरण पहला जो होगा, पहला समीकरण और समीकरण दूसरा, ये दोनों समीकरण को हम लोग कौन सा कहेंगे? आश्रित युग्म कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आश्रित एक दूसरे पर निर्भर करेंगे ये। तो यहाँ पर लिखा गया आश्रित, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट युग्म कहलाते हैं। आगे ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब इसके बारे में, ठीक है। इसमें कितना सोल्यूशन निकलता है? तो 1 सोल्यूशन निकलता है, एक हल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक हल निकलता है। तो इसको कंसिस्टेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है, कंसिस्टेंट। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, जो भी है। इसको एक सोल्यूशन निकला, यानी कि एक हल निकलता है इसमें, जिसमें कहते हैं 1 सोल्यूशन। आमतौर की भाषा में, कौन सी भाषा में? आमतौर की भाषा में। इसमें 1 सोल्यूशन, इसमें क्या सोल्यूशन निकलता है? मैनी सोल्यूशन निकलता है, मैनी सोल्यूशन, यानी कि अनेक हल, ठीक है। इसमें कोई सोल्यूशन निकलता है? तो इसमें नो सोल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप लोग इस चीज को फोटो खींच सकते हैं, फोटो यानी आंख से खींच सकते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें ये एक जगह प्रतिच्छेद करे, 1 सोल्यूशन, एक सोल्यूशन कहा जाएगा। और इस तरीके का अगर दिखा जाए तो इसमें हम लोग बोलते हैं संगत, यानी कि कंसिस्टेंट। अगर इस तरह का दिखा जाए तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे हम साथियों, मेरे जितने भी चुलबुल्ले मुंडिया यानी कि कुड़ी और मुंडिया कुड़ी जितनी भी सभी लोग हैं, उन सभी को अब मैं बोलना चाहूँगा कि अब मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं अब यहाँ से आप प्रस्थान कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। आप लोगों को फिर अगले पार्ट में जब मिलेंगे तो इस बात को लेकर मिलेंगे, इस चीज़ को देखते हुए समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक। फिलहाल अभी मुझे जाने का अनुमति दीजिए, लेकिन हाँ, इस बात को ना भूलेंगे, नहीं भूलने का कोशिश करेंगे, ओके। तो चलते हैं, फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।